Good morning, students. Day before yesterday, we have studied about the introduction to business organization and management, where we have studied the relationship between management and organization. Apart from that, business organization and management का individual definition क्या है, उनका context क्या है, ये हमने समझा था. ठीक है? Before starting further, कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है आपकी ग्रेजुएशन का, तो क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे रिलेटिंग टू योर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. कैसे इसमें क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट्स है, आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या है, आपके AECC सब्जेक्ट्स क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप्स कैसे बनेंगे, जो भी है. कल सारे ऑलमोस्ट 80-90% टॉपिक्स कवर हो गए थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, कॉमर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपके उसमें अवेलेबल होगा आपके पोर्टल में. तो आप उसमें गो थ्रू करके आप सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू योर एग्जाम, योर बुक्स, एनीथिंग, you can contact the SON through the webinar teacher or student संवाद, which is present in your portal. ठीक है, वहां पर एवरी ट्यूसडे एट 11 AM वो आपका हमेशा एवरी ट्यूसडे होता है. उसको आप क्लिक करके वहां पर आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए. वहां उनसे डायरेक्ट 1-to-1 आप बात कर सकते हैं. इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, जो आपको कल ओरिएंटेशन में पता चला होगा कि सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम में ही 8 to 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 8,000 to 10,000 स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं. तो इसीलिए वॉलंटियर्स है, जो कि कल आपने देखा था, वॉलंटियर्स है, वो ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं. आप उनके कांटेक्ट में आइए, ग्रुप्स बनेंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन, अभी 2-2.5 महीने की स्टडी है, उसमें करने के बाद जो बचता है आफ्टर 2 and 2.5 months, फिर मैं आप जो कंटेंट्स है वो मैं शेयर करूंगी. ठीक है, और इन द मीन टाइम आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाइए. ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, प्रीवियस डे का जो मैंने पढ़ाया था, दैट इज मीनिंग एंड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइव्स and relationship between organization and management and overview of functions of management. Let me see आप लोगों को कितना याद है. ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसमें ट्रू एंड फॉल्स में प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए. क्वेश्चन इज, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट is wider than the scope of organization. I am repeating, scope of management is wider than scope of organization. ठीक है, इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में दीजिए. लेट मी सी किसने कितने कौन करेक्ट आंसर दे रहा है. ठीक है, the question I am repeating, scope of management is wider than scope of organization. You have to write whether it is true or false. ठीक है, good morning everyone. Let me true. Shivani, your answer is correct. Kamal Bharadwaj, your answer is correct. Tanish, Nishan, Rishita, Aman, Mehak, Pratik, good. मतलब आप खुशी, no, it is not false. Garima, it is not false. It is true. मैंने कल डे बिफोर यस्टरडे ही मैंने बताया था कि मैनेजमेंट एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आपको समझना है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप वो है, वो वाइडर है, और सॉरी, मैनेजमेंट का स्कोप वो वाइडर है और ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप उससे नैरो है. ठीक है, जब डिफरेंस करवाया था उसमें भी मैंने बताया था. ठीक है, जिन्होंने भी ट्रू आंसर दिया है, वेरी गुड फॉर दैट. और जिन्होंने फॉल्स दिया है वो रिकॉर्डिंग्स फिर से देखकर फिर से समझिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक. बिफोर दैट, वन मोर थिंग, जो मैंने सजेस्टेड बुक्स बताए थे, जो कि बासु के थे, सी बासु के थे, वीके कॉल, PF डक्कर, आप इसके अलावा भी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि
जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़े, ठीक है। जैसे जो सिलेबस मैंने आपको बताया है वही सिलेबस उस पर्टिकुलर बुक से, जैसे मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं टी.एन. छाबड़ा से पढ़ती हूँ, लेकिन टी.एन. छाबड़ा से आप वो कंटेक्स्ट लीजिए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, कोई जल्दीबाजी में कोई बुक परचेस मत कीजिए, आप सारे बुक्स को रेफर कीजिए, उसमें से आपको जो बेटर लगता है उसमें से आप चूज कीजिए, ठीक है। Now let's come to today's topic, which is multiple perspectives on organization, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक वाइड एक नैरोअर कंसेप्ट है, मैनेजमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को देखने का नजरिया हर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलग होते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन? कंज्यूमर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉइज एंड कम्युनिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो कस्टमर को उनके नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स के अकॉर्डिंग सामान को बेच रहे हैं फॉर टू गेट अ रिटर्न, टू गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, ठीक है, ताकि कस्टमर्स के नीड्स, वांट्स एंड डिजायर सेटिस्फाई हो। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब किनको फर्क पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होगा तो, ठीक है। तो फर्क किन किन को पड़ेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन है? एक है कंज्यूमर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉइज एंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। These components provides multiple perspectives on the existing and functioning of organization in the environment, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट, वेदर इट इज इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनसे चाहते हैं कि वो उनके कौन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये these 4 are the basic constituents of a ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर के या कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि एक कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन को किस नजरिए से देखता है या वो क्या चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। Customer perspective measures the organization's performance through the eyes of its customers so that the organization retains a careful focus on customer needs and satisfaction. For example, अगर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं एक मार्कर बना रही हूँ, मार्कर्स बना रही हूँ, स्टेशनरी आइटम्स बना रही हूँ, ठीक है, और मैं बनाती जा रही हूँ, लेकिन मैं कस्टमर से कोई फीडबैक नहीं ले रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद है या नहीं, तो क्या होगा कि मैं बनाती रहूंगी और क्या पता उनको पसंद ना हो तो मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो सरप्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर सरप्लस हो गए और वो खरीदे नहीं तो दैट गोज इनटू द वेस्टेज, राइट। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव, कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं, उनकी नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो रही है कि नहीं, वी हैव टू सी through various aspects as an organization, okay. To achieve the best in business performance, organization must incorporate reasonable customer needs and wants consistent with the organization's missions and must take them into account as a part of their performance planning. जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हमने डे बिफोर यस्टरडे क्या पढ़ा था कि एक कंपनी के, एक बिजनेस के क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। एक होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। जब वो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि पिछले बार जो गलती की थी या पिछले बार जो उनको फीडबैक मिला था उनको इस बार वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स, उनके जो वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एज अ कस्टमर क्या चाहते होंगे, जो आपका पेन है वो थोड़ा ज्यादा दिन चले, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में ही वो खराब हो जा रहा है, या फिर आपका पेन ऐसा हो जो कि गिरने से टूटे ना, उसकी निप ना टूटे, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के नीड्स होते हैं, वांट्स है, उनको जब तक हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस हम उनको अक्यूमुलेट नहीं करेंगे हमारे मिशन में, हमारे विजन में, तो हमारा परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगा, राइट। So in order to make the performance of an organization better, it is very necessary to take into consideration the
पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, सो कस्टमर्स के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स क्या है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन? टर्मिनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। Consumers find organization as a transformation mechanisms of unutilized resources, curbing the wastage of precious resources with their management. ठीक है, हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, whether that is water, land और natural resources like gold, mines, iron core, ठीक है, कोल, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव नहीं लेगा कि हम इस कोल को फिनिश प्रोडक्ट्स बना के हम इस रॉ मटेरियल को लेकर कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं, या फिर जो गोल्ड माइंस है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना रहे, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक ये रिसोर्सेज कैसे फुली यूटिलाइज्ड होंगे, राइट? सो कस्टमर सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे। ठीक है, ताकि जो वेस्टेज है, जो प्रीशियस रिसोर्सेज का वेस्टेज है, वो ना हो थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटर्स। Organizations are perceived to be risk takers who initiate the transformation process from raw materials to the finished goods while supervising, managing and financing it. इनिशिएटर्स क्यों कहा गया है? कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, वो एक बिजनेस ही होते हैं जो कि रिस्क टेक करते हैं, जो रिस्क लेने के लिए आगे आते हैं कि हाँ कोई लॉस हो या ना हो, हम अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं ताकि ये जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर सके थ्रू आवर सुपरवाइजिंग, मैनेजिंग एंड फाइनेंसिंग स्किल्स। ठीक है, ताकि जो कस्टमर्स है उनके नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो। ठीक है, next is cater to the needs. Next, positive perspectives of customers towards the organization is caters to the needs. जो ऑर्गेनाइजेशन है वही जो कस्टमर्स है उनके नीड्स, डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस का ख्याल रखते हैं, उनको स्टडी करके ही उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स है, ठीक है, विंटर्स में आपको ठंड लग रही है, सबको ठंड लग रही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्विल्ट्स नहीं होते, ये रजाई नहीं होती, जो कॉटन अवेलेबल है उसको एक कपड़े में भर के एक क्विल्ट नहीं बनता, एक रजाई नहीं बनती, तो आपका जो ठंड से बचने का नीड है, जो ठंड से बचने का आपका जो डिमांड है, वो कैसे फुलफिल होता? ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आया जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज कॉटन को यूज किया, उन्होंने इनिशिएट लिया कि मैं एक क्विल्ट बनाता हूँ फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ और जो कस्टमर्स के नीड्स है उनको फुलफिल करता हूँ। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ कस्टमर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द फोर्थ पर्सपेक्टिव इज फीडबैक. Competitiveness is achieved by consumers' feedback. Consumers provide organizations with valuable feedback which transforms into innovation. अभी तक हमने क्या देखा? कस्टमर का क्या पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो किसको अपना सामान बेचेंगे, राइट? वो उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना रिटर्न लेने के लिए किसी को तो अपना प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, तो फॉर दैट कस्टमर इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे मैंने मार्कर्स बनाया है, लेकिन वो मार्कर्स मेरे कस्टमर्स तक, टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, उनको वो मेरी क्वालिटी ऑफ मार्कअप पसंद आ रहा है कि नहीं, वो मुझे पता चलेगा कैसे? थ्रू फीडबैक। फीडबैक कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कोई क्वेश्चनायर भरवाया कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या नहीं पसंद आ रहा है, या फिर थ्रू कस्टमर केयर। ठीक है, क्या कैसे कैसे हम फीडबैक ले सकते हैं, और फीडबैक से कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर्ड एंड कस्टमर्स का नीड्स फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये भी पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स इंडिकेट the organization demonstrated active listening to understand their needs. जो organization है वो
थ्रू फीडबैक समझते हैं कि जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स है, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स इनको मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड कस्टमर्स है, उनके नीड्स को मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? थ्रू फीडबैक. अपार्ट फ्रॉम दैट, feedback helps to provide services solutions that address their needs, ठीक है। अगर मुझे पता चलेगा कि इस मार्कर में क्या कमी है, कि जैसे ही इसका मैं कैप खोलती हूँ विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स ये सूख जाता है, इसकी इंक सूख जाती है, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे अपनी क्वालिटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा। जब मुझे फीडबैक मिलेगा फ्रॉम द कस्टमर्स, तभी मैं इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल पाऊंगा, राइट। तो इसीलिए फीडबैक इज इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, feedback provided assistance when needed, and assistance provided was useful for the organization, which made them more productive. Okay. Also, अगर फीडबैक मिलता है तो आप पूरे जो प्रोसेस है उसको आप एक प्रोफेशनल वे में हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। Comes to the negative perspectives of customers. नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ कस्टमर्स क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कस्टमर्स का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स क्या क्या था वो हमने देख लिया। अब कुछ शायद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है या फिर कुछ लूप होल्स है जिससे कस्टमर्स का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्योंकि बार बार कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंड्स आते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं फैशन इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, इनमें क्या है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्शन, ये सब की वजह से फैशन में, आपके फूड में, इन सब पर्टिकुलर सेक्शन में बार बार चेंजेस आते रहते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में भी आज से 20 इयर्स पहले, लेट्स से 10 इयर्स पहले, जब एक आप मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स लेते थे तो उनको वो रेगुलरली चेंज नहीं करते थे, विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स में नहीं, वो रखते थे लाइक 6 इयर्स 7 इयर्स। बट अब क्या हो गया है, ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एप्पल का फोन हर 1 साल बाद न्यू आता रहता है वर्जन, और लोग 1 साल बाद चेंज करते रहते हैं, ठीक है। फोन खराब नहीं होता है, फिर भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज करते रहते हैं। सो ये क्यों आया है? क्योंकि लोगों का कल्चर चेंज हुआ है, लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत चीजें फर्क पड़ता है। इससे वेस्टेज होता है, स्कैर्स रिसोर्सेज का, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होता है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब एनवायरमेंट में कार्बन पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होना, ओजोन लेयर डिप्लेशन होना, ये सब हो जाता है ड्यू टू द चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। Apart from that, next negative perspectives of customers is unethical, low quality products and services. बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं कि वो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में वो कुछ और दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट में कुछ और होता है, ठीक है। वो सोसाइटल जो प्रेफरेंसेस और नीड्स है या फिर एनवायरमेंटल प्रेफरेंसेस और नीड्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं टू द कस्टमर्स। दिस मे लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल एंड स्केर्स रिसोर्सेज टू, ठीक है। Now let's come to the perspective of employee on the organization. Employees क्या है? वो एक important stakeholders है, ठीक है। Important stakeholders क्यों? क्योंकि मैंने starting में ही बताया था first class में है कि एक human resource ही organization को चलाते हैं, क्योंकि human resource is the valuable asset of an organization. वो ही एक organization को run करते हैं, ठीक है। तो employees एक integral part है organization का, which makes it functional, ठीक है। Organization without employees is like a tree without roots. एक ऐसा ट्री जिसमें रूट्स नहीं है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वहां पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। The employee perspective focuses attention on the performance of key internal processes that drive the organization, including employee development and retention.
जो एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो इंटरनल प्रोसेस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसमें हेल्प करता है। कैसे? एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय प्रमोशन, ये सब डिपेंड करता है हाउ द एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन परसीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है ऑल द इंटरनल प्रोसेसेस that drive the organization including employee development, employee retention, etc. ठीक है, the perspective directs attention to the basis of all future success, the organization, people and infrastructure. जो भी फ्यूचर का सक्सेस है वो डिपेंड करता है थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, वो सोचेंगे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इनसेपरेबल पार्ट हूँ। ठीक है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट वर्क करेगा, अपना 100% आउटपुट देगा। ठीक है, सो एम्प्लॉय is very important and its perspective on the organization is also very vital. ठीक है, so what are the positive perspective of employees on the organization? Organizations play an indispensable role in psychological needs of an employee. Indispensable role मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय को अलग नहीं किया जा सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जरूर होंगे और एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। कैसे? थ्रू नोइंग द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलिटी। Human resource and human talent is harnessed in an organizational environment which develops leadership skills, mental abilities and interpersonal relationships. एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही एम्प्लॉयज का लीडरशिप स्किल्स इंक्रीज हो सकता है, मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज हो सकता है, उनका एप्टीट्यूड इंक्रीज हो सकता है, उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब जैसे मैंने कल बताया था, कल नहीं परसों बताया था लास्ट क्लास में कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक हायरार्की क्रिएट करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट क्या होता है, एक हायरार्की क्रिएट करना होता है जिसमें आपका किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पता होता है। ठीक है, अगर सबको पता होगा कि कौन किसके किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी एक बेटर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो थ्रू द एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन नो व्हाट्स द एग्जैक्ट way to develop their skills, their mental abilities, their interpersonal relationships and so on. ठीक है, next is employment opportunities. Organizations are employment generators in the society that help employ educated, skilled and semi-skilled workforce. Employment workforce reduces the liability on an economic and raises economic development. ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेटेड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो जॉबलेस हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है उसमें ज्यादा बर्डन पड़ेगा, उसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर कंट्री वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जनरेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जहां एक ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको रन करने के लिए ऑब्वियसली वहां पर एम्प्लॉयज लगेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आर व्यूड एज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, आपके जो एज एन एम्प्लॉय आप जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके लीडरशिप इक्वालिटीज को इंक्रीज करते हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है उनको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द वर्कफोर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल के
जो क्वालिटीज है, जो स्किल्स है, उनको डेवलप करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू वेरियस मेथड्स विच यू विल लर्न इन सेमेस्टर 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर। ठीक है, अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन किनका, उनके एम्प्लॉयज का। ठीक है, which helps to construct a foundation of strong political leadership of a society and a country. एक strong political leadership create होता है through the organization. ठीक है, organization takes into account employee perspective and encourages employees to develop creative and effective ways to successfully accomplish the organization's goals and objectives. बहुत बार आपने देखा होगा या ऐसा होता भी है कि एक एम्प्लॉय के क्रिएटिव या इफेक्टिव वे से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लीड किया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड हो। ठीक है, तो इसीलिए इट इज वेरी वाइटल टू टेक इनटू अकाउंट द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। अगर आप एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव को आप सुनेंगे, जानेंगे, उनको एंकरेज करेंगे, तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा, आपको इफेक्टिव वेज मिलेगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर्स द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव्स व्हेन प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड फिटिंग गोल्स रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनल स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव्स कब देखा जाता है, और जहां पर प्लानिंग करते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फिटिंग गोल्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक्सेट्रा. It encourages employees to participate in annual human capital survey to assist the organization in measuring its success and improving its performance goals and objectives. एक organization as a whole के goals and objectives को successfully achieve करने के लिए या फिर improve करने के लिए क्या करना होता है, employee के perspectives को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि it is the employee which makes ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो हम उनके पर्सपेक्टिव्स को कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, थ्रू व्हेन वी आर प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर देयर ट्रेनिंग गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर इंटरनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, let's come to the negative perspectives of employees towards the organization. वर्कमैन एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्वियसली वर्कमैन एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब एम्प्लॉय वर्कमैन या एम्प्लॉयज को एक्सट्रीम ओवरबर्डन या ऐसे टारगेट्स दे देते हैं जो कि करना वे टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इससे उनके पर्सनल लाइफ, हेल्थ सॉरी पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो वर्कमैन एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मोनोटोनी एंड लैक ऑफ इनोवेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 90% वर्क जो होते हैं वो मोनोटोनियस होते हैं, मतलब सेम टाइप के, मतलब एक वर्कर को एक मार्कर बनाना है एवरीडे। ठीक है, मतलब एक उसमें वर्कर है जिसको कैप बनाना पड़ रहा है, एक वर्कर है जिसको उसके अपर प्लास्टिक बनाना पड़ रहा है, एक वर्कर है जिसको उसका रिफिल बनाना पड़ रहा है, तो दैट इज मोनोटोनियस, वर्क्स आर नॉट बीइंग स्विच्ड। ठीक है, काम जो है वो मोनोटोनियस है, और साथ में क्या है, इनोवेशन की कमी है, क्योंकि उनको बोल दिया है कि आपका निर्धारित कार्य ये है, आपको यही कार्य करना है, आपका यही जॉब है, असाइन टास्क है, आपको इतने टाइम पर इतना काम करना है। सो देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेशन, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट इज अनएथिकल बिहेवियर। हम देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल बिहेवियर एंड मैल प्रैक्टिसेस होता है एट द वर्क प्लेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। बहुत हैरासमेंट होते हैं, वुमेन हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होते हैं, जिनको जो एक्चुअल में एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट नहीं करके किसी और को प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि वो उनके बात सुनते हैं या फिर चापलूसी करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अनएथिकल बिहेवियर आर वेरी मच प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. So this is one of the negative perspective of the employee in an organization. Now let's come
to the entrepreneur's perspective on organization. Before that, we should know what is an entrepreneur. Entrepreneur क्या होता है? Entrepreneur एक ऐसा इंसान होता है या फिर ऐसा group of persons होते हैं who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with the risk entitled to it to make profits. Entrepreneur एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास ability होता है, जिसके पास desire होता है, किस चीज का? एक establish करने का, उसको administer करने का, एक किसको? एक startup venture को, ठीक है? Along with the risk entitled to it. रिस्क जो है उसके साथ अटैच, उसको लेने के लिए भी रिस्क क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूँ फॉर माय स्टार्टअप वेंचर, जो टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन माय स्टार्टअप वेंचर, दैट मे बी फेल एंड मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है? ये जो डिजायर एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है टू मेक प्रॉफिट्स, दैट is a person who is called as a entrepreneur. The entrepreneurs are also known as a source of new ideas or innovators. वो क्या है? New ideas लाते हैं, innovate करते हैं, उनकी creative mind होते हैं and bring new ideas in the market by replacing old with a new invention. एक new invention करते हैं, new आधुनिक तकनीक लाते हैं, एक आधुनिक वे लाते हैं, एक दृष्टिकोण लाते हैं, एक नया तरीका लाते हैं मार्केट में पुराने के बदले नए इन्वेंशंस के थ्रू, ठीक है? सो नाउ व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन? अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैंने अपना एबिलिटी लगाया है, अपना डिजायर लगाया है, मैंने रिस्क एंटाइटल किया है, सो आई एम द एंटरप्रेन्योर, ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? Entrepreneurs perceive organization as a mechanics to accomplish their innovation ideas and plans. Entrepreneurs के लिए organization एक जरिया है अपने innovative ideas और plans को accomplish करने का, साथ में जो secure resources है उसको transform करना है into the to realize their entrepreneurial ideas. जो उनके ideas है उनको transform करना है through the help of the scarce resources. ठीक है? Next is stability and accountability. An organizational structure brings the required level of stability in the enterprise. Responsibility and accountability follow the organizational structure. Hence, organization holds special importance in the eyes of the entrepreneur. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसको कितना वर्क डेलीगेट करेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हायरार्की क्रिएट हो रहा है. तो जब ये चीज क्रिएट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथ वे में चलेगा. एक एंटरप्रेन्योर को पता होगा कि मेरे अंडर कौन कौन है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है. तो जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो एक स्टेबल वे में रहेगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप फंक्शनिंग. Entrepreneurship requires the members to work in coordination for the benefits of additive efforts. जब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है तो एक उसमें ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स होंगे तो वहां पर टीम वर्क होगा. टीम वर्क होगा तो क्या होगा? मैकेनिज्म, राइट मैकेनिज्म एंड कंट्रोल होगा, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स मेंबर्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एडिटिव एफर्ट्स. ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स जस्ट द राइट मैकेनिज्म एंड कंट्रोल टू कैरी आउट टीम वर्क. एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें टीम वर्क होगा. टीम वर्क होगा तो जो काम है वो अच्छी तरह सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? Integration of skills, organization provided the structure to place people of authority and their subordinates at the right time and at the right place. Organization क्या करता है? एक structure create करता है, एक authority relationship, authority उसके अंदर कौन कौन से subordinates है, कौन किसका superior है, ये सब decide करता है और पता करता है कि कौन सा इंसान किस जगह पर किस टाइम पर होना चाहिए, ठीक है?
So it is the integration of the correct skills at the right time and at the right place. Next is credibility. An organizational structure brings credibility to an entrepreneurial effort. जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह एक क्रेडिबिलिटी लेकर आ रहा है. क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दी. ठीक है. एंटरप्रेन्योर जो अपने जो प्लान उनकी जो एंटरप्रेन्योर प्लान है उसको उन्होंने जो कन्वर्ट किया है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें उनको एक क्रेडिबिलिटी मिलता है कि हाँ मेरा काम एक सही डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. The investors, stakeholders, and the components of society establish confidence in entrepreneurial performance when it has organized functioning. जहां पर एक organized functioning होगा, जहां पर एक organization create होगा, जहां पर वो law के according चल रहे होंगे, वहां पर जो उसके stakeholders है, जो components of the society है, जो customers है, employees है, उनको confidence होगा in the entrepreneurial performance. ठीक है. Next is specialization. Entrepreneurs acknowledge the importance of specialization in increasing operational skills, which helps increase efficiency and brings down the cost. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर क्रिएट होगा वहां पर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स होगा जिससे कि ऑपरेशनल स्किल्स इंक्रीज होंगे. ऑपरेशनल स्किल्स इंक्रीज होगा मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होगा. एफिशिएंसी इंक्रीज होगा मतलब जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट goes down. ठीक है. डिक्रीज होगा. इससे क्या होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा. So these are the benefits or these are the positive perspectives of an entrepreneur towards the organization. Now let's come to the negative perspective on organization of the entrepreneurs. First of all, inflexibility. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे उनको तकलीफ होती है. उनको क्या है कि फ्री माइंडेड होने चाहिए, हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो मैंने पर्सनली जो एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं या जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, मैंने देखा है उनको जैसे एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनके एम्प्लॉयज एक फॉर्मल ड्रेस में आए सॉरी एक फॉर्मल ड्रेस में आए, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है. ये क्या होता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है. लेकिन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि अपने जो उनके एम्प्लॉयज है आप किसी भी ड्रेस में आइए, आप कैसे भी आइए, आप किसी भी वे में बात कीजिए, लेकिन आपका आउटपुट 100% होना चाहिए. तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. उनको ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स को, उससे प्रॉब्लम होता है. उनको रिजिड स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम this rigid structures limit the talents to line of the authority. In their view, talent need to be channelized in free directions without organizational constraints. According to entrepreneurs, उनको लगता है कि जो talents है वो free direction में होना चाहिए without organizational constraints. Organizational constraints क्या है, जो कि मैंने बताया था कि एक हायरार्की होती है. ठीक है. बी ए को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा, डी सी को रिपोर्ट करेगा. ठीक है. तो एक हायरार्की है. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहते हैं कि ऐसा कोई हायरार्की ना हो, तो सी ए को भी रिपोर्ट कर सकता है, डी सी को भी कर सकता है, सी डी को भी कर सकता है. देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ अथॉरिटी और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. सो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी. उनको ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी लगता है. नेक्स्ट इज मोनोटोनियस. जो काम है वो बार बार सेम ही होता रहता है, कोई न्यू आइडियाज नहीं आती, कोई न्यू क्रिएटिविटी नहीं आती है. सो entrepreneurs think that the work is very monotonous in an organization. Entrepreneurs look forward to breakthrough ideas to execute their innovative thinking. This needs courageous and empowered workforce that is not bound down by the job post or status. क्योंकि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन इतने प्रेवलेंट हैं हमारे सोसाइटी में, तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे वर्कफोर्स चाहते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज चाहते हैं जो कि वो अपने जॉब पोस्ट या स्टेटस को बचाने के लिए मोनोटोनियस वर्क ना करे, बार बार सेम वर्क ना करे. वो कोई क्रिएटिव आइडियाज लाए, कोई इनोवेटिव थिंकिंग लाए, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में हो, उनके गोल्स अकम्प्लिशमेंट हो. ठीक है. नेक्स्ट इज डिलेड आउटपुट.
Organizations are hubs for existence of red tapeism, defined rules and procedures, set lines of communication and authority, and unnecessary paperwork are some features of a typical organization. Typical organization में क्या होता है? Red tapeism होता है. Red tapeism मतलब क्या होता है? Red tapeism is a practice of requiring excessive paperwork and tedious procedures to complete a task. Red tapeism क्या है कि जैसे एक कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. उसको कहते हैं रेड टेपिज्म की बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क. ठीक है. और डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, सेट ऑफ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अथॉरिटी, अननेसेसरी पेपर वर्क, ये सब होता है टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? थॉट, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये जो है ये चाहता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता है. Hence, this is one of the negative perspective of entrepreneur on organization. Now let's come to the fourth perspective of organization, that is societal perspective on organization. Community bring the environment where the organization functions and draws its supplies from and provides the terminal products to in an indispensable part of the organization. जो सोसाइटी है वो भी एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट से लेकर आप एनवायरनमेंट को ही दे रहे हैं. ठीक है. तो कम्युनिटी क्या है? एक एनवायरनमेंट का पार्ट है. सोसाइटी क्या है? एक एनवायरनमेंट का पार्ट है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, जहां से वो रिसोर्सेस ले रहा है, जहां पर वो अपना एंड प्रोडक्ट दे भी रहा है. ठीक है. So what are the positive perspective of society on organization? First of all, economic development या economic advancement. Economic advancement हो रहा है क्योंकि organization risk ले रहे हैं, वो people को engage कर रहे हैं, resources ले रहे हैं और possible way में income generate कर रहे हैं. और इससे क्या होगा? अगर income generate होगा तो economical development होगा. ठीक है. Unemployment rate कम होगा. ठीक है. Next is utilization of resources. With organization, the resources in our society would remain idle and abundant. Without organization, अगर organization नहीं होते तो हमारे society में सारे जो resources है वो idle होते and abundant होते. Idle मतलब ऐसे खाली रहते और abundant मतलब excessive होते हैं. ठीक है. तो इस resources को correct way में, correct direction में कौन पहुंचा रहे हैं? एक organization पहुंचा रहे हैं. For example, एक आयरन कोल माइंस में कोल है, उसको क्या ही यूज कर सकते थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस कोल माइन को से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, उस कोल माइन से बहुत चीजें, बहुत फिनिश प्रोडक्ट्स कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम से नेचुरल गैसेस भी क्रिएट हो रहे हैं, पेट्रोलियम से जेली भी बन रहे हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल भी निकल रहा है. सो एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के डिफरेंट सब प्रोडक्ट्स निकाल के उसको यूटिलाइज किया जा रहा है. अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते तो ये ऐसे ही खाली रहते हैं एंड अबंडेंट होते हैं, एक्सेसिव मात्रा में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स. It is the organizations who take courageous initiatives and enlightens humans for a good functioning of the society. और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कैसे? जो सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, एजुकेटेड है, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. courageous initiators and enlightened humans for a good functioning of the society. Now the negative perspective. Negative perspective is first of all unethical business. Organization may become hubs for self-financing, self-servicing. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ पीरियड तक वो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अनएथिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे एडल्ट्रेशन कर दिया या फिर मिसलीडिंग इन द एडवर्टाइजमेंट कर दिया. तो इससे क्या है? एक सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है. या फिर जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि यमुना में केमिकल्स डिस्चार्ज कर देते हैं. जो इनके एंड प्रोडक्ट्स के बाद जो केमिकल्स बचते हैं वो यमुना में या रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं. उससे क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. उस पानी को जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर पड़ रहा है.
तो ये सब जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट इज हार्मफुल फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसेंसिटिव इनकंसिडरेट बिजनेस कंडक्ट. Sometimes organization may become harmful and hurtful to the society with they do not conform to the functions to the societal cultures and ideas. कभी कभार कुछ insensitive, inconsiderate business conduct कर देते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ला देते हैं या फिर जो सोसाइटी के कल्चर्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। रिसेंटली सब्यसाची का एक एडवर्टाइजमेंट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि जो सोसाइटल कल्चर है, जो मंगलसूत्र को लेकर एक इंडियन का एक इंडियन पीपल इंडियंस का एक जो मेंटालिटी है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया गया है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश किया गया है। तो बिजनेस कभी कभार ऐसे इनसेंसिटिव इनकंसिडरेट बिजनेस कंडक्ट कर देते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Now let's take the doubts if any of you have. No, it is not compulsory to take the books. आप रेफर करके नोट्स बना कर भी कर सकते हैं, या फिर मैं जो नोट्स दे रही हूँ उनको भी राइट डाउन करके आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपके एसओएल के पोर्टल के वेबसाइट में है, और जो भी आपके ये सारे जो स्टडी मटेरियल रिलेटेड या फिर अदर देन द सब्जेक्ट कंटेंट जो भी डाउट्स है वो आप ट्यूसडे को टीचर और स्टूडेंट संवाद जो है उसमें आप पूछ लीजिए, ठीक है। वहां पर बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वहां उनसे आराम से पूछिए, वो आपके 1-to-1 आंसर्स देते हैं, ठीक है। Yes, you should know the topics thoroughly. क्या होता है कि स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं होगा कि किस कंटेंट में क्या है, क्या सब्जेक्ट कंटेंट है, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या पर्टिकुलर है। जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर अभी कंसेप्ट आएगा, उसका आपको मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक द क्लासेस विच आर अवेलेबल, जो आपके पोर्टल में दिया जाता है। मेरा जो क्लास है वो फ्राइडे एंड संडे 11 to 12 PM 11 AM to 12 noon होता है। सो एवरीवन शुड अटेंड द क्लासेस, क्योंकि इससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। जो सेम टाइम की क्लासेस है, ये सब जो भी है ये आप उस दिन ट्यूसडे को पूछ लीजिए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सब हाँ 11-12 के बुक से भी मैटर आप ले सकते हैं, बीएसटी के बुक से। अगर आपको लगता है कि वो आपके सब्जेक्ट कंटेंट्स है उसके आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप कंटेंट ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कुछ इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, डाउट्स है। और अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप क्लास के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मैम, organization is paid by entrepreneur as he invests in the business, so he will be managing the business. So organization is a part of management. Yes, organization is a part of management. So what is your question? As he invests in the business, so he will be managing the business. So हाँ, entrepreneur ही तो ओनर होता है ना। entrepreneur अपने आइडियाज, अपने एबिलिटी, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज से, अपने न्यू इनोवेशन से, आइडियाज से ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अपार्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग जैसे फंक्शंस है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। तो मैनेजमेंट वो एक पूरा मैनेजमेंट को ध्यान दे रहा है, ठीक है।
अगर प्रीवियस क्लास अवेलेबल है नहीं है वो सब आप ट्यूसडे को पूछ लीजिएगा। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड? कर्बिंग द वेस्टेज का क्या मीनिंग है शिवानी? कर्बिंग मतलब रिड्यूस करना, ठीक है, या फिर जो वेस्टेज है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कर्बिंग द वेस्टेज। ओके, अगर कोई भी डाउट हो आप क्लास के बाद भी टीम्स ऐप में पूछ सकते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। यस, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योर्स कैसे हो सकते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्संस एक साथ आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें भी आप पढ़ेंगे। बीकॉम में ही आपको 6 सेमेस्टर में आपके एडिशनल पेपर में है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो मैंने बेसिक थिंग बताया है, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस जो भी है वो बाद में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सोसाइटी का नेगेटिव का लास्ट पॉइंट, ठीक है। ओके, इनसेंसिटिव इनकंसिडरेट बिजनेस कंडक्ट मतलब बहुत सारे इनसेंसिटिव इनकंसिडरेट बिजनेस कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोसाइटल कल्चर या सोसाइटल आइडियाज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो कि सोसाइटी के इमोशन, सोसाइटी के जो वैल्यूज है, उनके जो नॉर्म्स है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये वन ऑफ द नेगेटिव पर्सपेक्टिव है ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So now let's do the next topic, which is the perspective of a researcher and student underlying discipline. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं बचा है, ठीक है। स्टूडेंट एंड रिसर्चर कौन होते हैं? रिसर्चर वो होते हैं जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, एक न्यू आइडियाज डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसिप्लिन्स है। डिसिप्लिन्स मतलब सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, वेदर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब डिपेंडेंट है, ठीक है। सो when studying organization from students or researchers perspective, several features of organization and organizational behavior reveal. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे इससे निकलते हैं, ठीक है। सो ये जो डिसिप्लिन्स है, इसके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस के साथ कंटेक्स है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी में का कंटेक्स है, ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन है, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट उसको कैसे परसीव करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई डाउट्स है? टेलीग्राम पर ऑप्शन है, बहुत लोगों ने कल पूछा भी है मुझसे, तो आप वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। फीडबैक मतलब कुछ भी आपने जानकारी पता करने की, आपने जो कार्य किया है, जो काम किया है, वो आपने सही किया है कि नहीं, वो आप फीडबैक लेना। जैसे एक स्टूडेंट एक आर्टिकल लिखता है, वो अपने टीचर को दिखाता है, दैट इज ऑल्सो फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के वेरियस मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किस वे में पढ़ रहे हैं? एक कस्टमर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के नीड्स एंड नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम उनसे फीडबैक लेते हैं, ठीक है। अनएथिकल बिजनेस मतलब जो एथिक्स के एथिक्स जो है उससे डिफर करते हैं। आपका एथिक्स क्या है
कि आपको जब कोई टीचर एंटर करते हैं क्लास में तो आपको खड़े होकर उनको ग्रीट करना है, दैट इज एथिक्स, ठीक है। या फिर आप आप रोड में जा रहे हैं तो अगर कोई ओल्ड वुमेन है उनका रोड क्रॉस करने में आप हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज योर एथिक्स। तो जो बिजनेस के भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं कि एडल्ट्रेशन ना करना, या फिर जो प्रोडक्ट्स है वो सही वे में पहुंचाना, कंज्यूमर को सही वेट देना, और उनका जो कंपोजिशन है वो सही होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, जो बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एथिक्स होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन को वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब होता है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ओके, तीन छात्रा की बुक ले ली है, वेरी गुड, बट उसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। उसमें जो जो कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो वही पढ़िए। कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग मतलब जो आपको रोक रहा है, कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधाएं। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी तरफ से कोई नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, कौन कौन है, क्या है, वो सब आप ट्यूसडे को टीचर और स्टूडेंट संवाद में पूछ लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई डोंट थिंक सो और कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस। ठीक है, ओके, आज का क्लास मैं यही एंड कर रही हूँ। सीबी गुप्ता का बुक भी सही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप मल्टीपल बुक्स से वो कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। हम अब नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे को एट 11 AM, ठीक है। ये जो आज मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से इससे क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड बी वेल।